बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है रियासत और मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया खान आपके साथ। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम SCO का 22वां इजलास इस वक्त उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में जारी है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कर रहे हैं, उनकी टीम उनके हमरा मौजूद है। इस इजलास में शिरकत के अलावा रुकन ममालिक के सरबराहान से वन अहम मुलाकातें भी वज़ीर आज़म की जारी हैं। अहम मुलाकातों की अगर हम बात करें तो ईरान और रूस के जो सदूर हैं उनके साथ भी वज़ीर आज़म की वन काफ़ी डिटेल में बात हुई है। इस हवाले से भी प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। SCO के प्लेटफॉर्म की अगर हम थोड़ी सी बात करें नाज़रीन, तो SCO का प्लेटफॉर्म एक इंतहाई अहमियत का हामिल प्लेटफॉर्म है। जनूबी और वस्ती एशिया के जो ममालिक हैं उनकी एक ये बैनुल अक़वामी तंजीम है और जो रुकन ममालिक हैं वो दुनिया की आबादी का निस्फ और जो इक़्तिसादी पैदावार है उसका जो आलमी इक़्तिसादी पैदावार है उसका 1/4 हिस्सा है। तो उस हवाले से उसकी जो अहमियत है वो भी अयां हो जाती है। आलमी जो हालात हैं इस वक्त, उस तनाजुर में इस प्लेटफॉर्म की क्या अहमियत है, इस इजलास की क्या अहमियत है और पाकिस्तान ख़ास तौर पे जिस अंदाज में मुतासिर हुआ है, पाकिस्तान किस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे अपना मसला उठा सकता है, अपने मौशी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकता है और जो आलमी दुनिया को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से हो, तवानाई बहरान के हवाले से हो, सप्लाई चेन के हवाले से हो, या फिर बात करें माहौलियाती तब्दीली की जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, तो किस तरह से नबरदाज़मा हुआ जा सकता है, बाहमी ताल्लुकात को मजबूत किस तरह से बनाया जा सकता है, इस प्लेटफॉर्म को मौसर आवाज़ के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, रंजिशों को दूर करके कुर्बत के माहौल को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है, इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। मुझे बहुत ही कॉम्पिटेंट और रेलेवेंट पैनल ने ज्वाइन किया है। मैं चाहूँगी तारुफ करवा देते हैं, फिर डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। वाया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर नजमुस साकिब साहब, गहरी नज़र रखते हैं बैनुल अक़वामी मामलात के ऊपर और इनसे गाहे बगाहे हम जब भी इस तरह के कोई इजलास होते हैं तो उनको ज़रूर हम तकलीफ़ देते हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नाज़िया आपका। इसके अलावा हमें वाया स्काइप ही ज्वाइन कर रही हैं आफिया सलाम साहिबा, माहिर माहौलियात हैं। पाकिस्तान यकीनी तौर पे इस प्लेटफॉर्म में अपनी ये वाला नुक्ता भी ज़रूर उठाएगा कि किस अंदाज में पाकिस्तान मुतासिर हुआ है, उस पर इनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लेंगे कि किस तरह पाकिस्तान इस पर बात कर सकता है। और इस्लामाबाद स्टूडियो की बात करें तो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नसीम सिद्दीकी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, आपने ज्वाइन किया। एम्बेसडर साहब, अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं तो वज़ीर आज़म का ये जो दौरा है उज़्बेकिस्तान का, इजलास में उनकी जो शिरकत है, इसकी सिग्निफिकेंस को आप कैसे देख रहे हो, ख़ास तौर पे जो ये टाइमिंग है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस हवाले से ज़रा अपना तज्ज़िया दीजिएगा। ये जो इस तरह की रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके ये सालाना इजलास होते हैं और ये वाला जो है ये है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट का। थोड़ा सा ज़रा आपने बड़े अच्छे तरीके से इंट्रो अपना तारुफ उसका दिया है, थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे देख लेते हैं ताकि पता चले कि शहबाज शरीफ साहब जो गए हैं वो क्या लेने गए हैं वहाँ से और क्या लेके आने की कोई तवक्को है। ठीक, इस पे ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके 8 मेंबर्स हैं और इसके बहुत ज़्यादा अहम तरीन जो मेंबरान हैं उसमें रूस है, चीन है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बाद में शामिल हुए। फिर 4 जो है ना वो वस्त एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिज़िस्तान है, अच्छा कज़ाकिस्तान भी है। अच्छा, अभी ये है कि साल में ये एक दफ़ा होता है और ये इसका हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है ये सालाना इजलास का और इसका 22वां इजलास अटेंड करने के लिए वज़ीर आज़म वहाँ गए हैं। अब इसका एक एजेंडा होता है जो कि पिछले जो इजलास हुआ था उसमें तय हो जाता है, जी अगली दफ़ा हम बात करेंगे। 3 एरियाज हैं इसके जिसकी बुनियाद पे ये तंजीम जो है वो वजूद में आई। पहला है सियासी, दूसरा है माशी और तीसरा है सिक्योरिटी के एंगल से। और उन सिक्योरिटी के एंगल में खास तौर पे है कि एंटी टेररिज्म जो है उसके लिए, चूंकि ये सारी जो स्टेट्स हैं इनका बुनियादी यानी मसाइल में से एक जो है वो सिक्योरिटी भी है। अब इस पे तो बात होगी, ये है आपका जो फॉर्मल सेशन होगा जिसमें ये सारे 8 के 8 हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बैठेंगे और एक जो तयशुदा एजेंडा है उस पर बात करेंगे। इसके साथ ये होता है कि 2-3 चीजें और भी होती हैं जो इजलास से ज्यादा अहम बन जाती हैं। उसमें एक होता है बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं आपकी साइड लाइन्स या मार्जिन्स पे उस कॉन्फ्रेंस की, जिसका आपने जिक्र किया। अभी तक जो है उज़्बेकिस्तान से बात हो चुकी है, रूस से बात हो चुकी है, ईरान से बात हो चुकी है, ताजिकिस्तान से बात हो चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली
बाकी भी यानी जो हमें चाइना है जिस तरह से, सिवाय इसके कि हिंदुस्तान वहां पे मौजूद है, मोदी साहब वहां पे मौजूद होंगे। अब उसमें एक सवाल उठता है जी कि क्या मोदी साहब से मुलाकात होगी, नहीं होगी, होगी तो बात क्या होगी। तो उसमें फॉरेन ऑफिस हमारा जो है वो पहले ही यानी इसकी तौजीह बता चुका है कि हालात ऐसे नहीं हैं कि बात हो सके। तो ठीक। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात शायद ना हो सके, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे अवामिल हैं जिसके लिए एक अलहदा से प्रोग्राम हम कर सकते हैं। ठीक अब है। आते हैं कि तीसरा उसका एंगल होता है कि इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और ख़ास तौर पे जिसकी अहमियत का आपने जिक्र किया, ये एक बहुत अहम ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें ये होता है कि रिट्रीट होती है, जिसमें ये होता है कि एक कमरे में या किसी एक जगह पे ये सारे हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इकट्ठे बैठते हैं और उधर कोई मिनट टेकर नहीं होता, वहां पे खुल के बातें होती हैं। ठीक है। और उसका जो है वहां पे आप जो है वो अपना बताते हैं, जिस तरह आपने बताया ना, पाकिस्तान जो है वो उसके क्या मसाइल हैं, जिसमें जाती तौर पे जो ताल्लुकात आपके होते हैं वो भी काम आते हैं। ठीक है। अब ये कि इसमें अब तक जो सबसे अहम बात हुई है वो रूस से हुई है, सदर प्यूटन से हुई है मुलाकात हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। और उसमें दो एंगल्स थे जो हमारे थे। एक तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हम वहां से तेल खरीदना चाहते हैं, फलाना फलाना, तेल की कोई बात नहीं हुई। गैस पाइपलाइन की बात हुई है, और उसमें यानी प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बाकायदा तौर पे मौजूद है। और ये सबसे खुशाइन बात अभी तक की वो ये है कि अगर ये यानी गैस पाइपलाइन का हो जाता है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी बकौल प्रेसिडेंट पुतिन के यहाँ पे मौजूद है, हाँ। तो ये सबसे बड़ी आप समझिए कि एक कामयाबी होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा नसीम साहब, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, आज़म को ये दौरा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, आपको लगता है कि बड़ा ही मौसर प्लेटफॉर्म है कि जिसमें पाकिस्तान जो है वो वोकल होकर अपने मसाइल को हल कर सकता है या अपने मसाइल उनके सामने रख सकता है? दूसरा ये कि रीजनल कंट्रीज़ को करीब लाने के लिए ये प्लेटफॉर्म कितना मौसर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया, बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब के बाद तो बोलने की गुंजाइश नहीं रहती, माशाल्लाह उनका इतना तजुर्बा है, सातों बर्रे आज़म में उन्होंने काम किया हुआ है। बड़ी तफसील से उन्होंने बताया कि किस तरह ये सारा फोरम डील करता है। देखिए नाज़िया, इस वक्त जो कोविड के बाद है वो पूरे दुनिया में जो है ना महंगाई का एक तूफान आया हुआ है, और इकनॉमिक कंडीशंस जो हर मुल्क की बहुत ख़राब है। ये जितने मुल्कों के नाम अभी लिए थे, ये देखें ये सब हमारे हमसाय ममालिक हैं, हमारे करीब करीब में इस रीजन में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना है, भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, वस्ती एशियाई ममालिक है। अगर हम तमाम आपस में मिल के बैठ जाते हैं और ट्रेड ही अगर आप आपस में करना शुरू कर देते हैं तो बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई चीज़ अमेरिका से ले रहे हैं या यूरोप से ले रहे हैं, उसकी आपको ट्रांसपोर्टेशन में आपको कितना खर्चा पड़ता है। अगर वही चीज़ आपके हमसाय ममालिक से आएगी तो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। और इस वक्त दुनिया में गैस का मसला है, गैस के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह पहले भी साबिक वज़ीर आज़म भी गए थे, हमारे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए। अब अगर शहबाज शरीफ साहब गए हैं और उनके साथ हम ट्रेड करते हैं, सिर्फ गैस पाइपलाइन पे बात नहीं हुई है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्रेस रिलीज आई है उसमें है कि उसमें डिफेंस की भी बात हुई है, दूसरे बिजनेस बात भी हुई है, हर तरह की ताउन की बात हुई है कि पाकिस्तान और रशिया आपस में तमाम चीज़ों पे ताउन करें। और शहबाज शरीफ साहब ने उनको दावत भी दी है कि उनका वफद पाकिस्तान इस्लामाबाद का दौरा भी कर सकता है। तो अगर आने वाले दिनों में हमारे रशिया से ताल्लुकात बेहतर होते हैं, उनके साथ ट्रेड होती है। मोदी साहब से मुलाकात, बिल्कुल नजमुल साकिब साहब ने सही कहा कि शायद मुलाकात ना हो, लेकिन हम ट्रेड तो कर सकते हैं। वजह यह कि जो इस वक्त पाकिस्तान में सूबे सिंध में जिस तरह सैलाब आया हुआ है, तो आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हो सकते हैं। तो उसमें हमें अपने हमसाय ममालिक से अगर अजनास आते हैं तो ये बहुत बेहतर होगा। दूसरी तरफ चाइना के साथ पाकिस्तान के पहले ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन बाकी जो कंट्रीज है वस्ती एशियाई, उनके अंदर आपस में कुछ रिफ्ट चल रही है। लेकिन जब कोई ऐसा मौका आता है, आप देखें कि दुनिया में जंगे अजीम तक हुई हैं, लेकिन आखिर में आपको टेबल पे बैठ के मसाइल का हल करना पड़ा। तो अभी भी ये बहुत बड़ा मौका है जिसमें तमाम कंट्रीज शामिल है, वहाँ पे अपने इख्तलाफात भुला सकते हैं और आगे बढ़ने की बात करें। क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह इकनॉमिकली हर कंट्री को हिट किया है, तो आवाम के लिए अगर आप सोचेंगे अपने अपने मुल्कों की, तो आप सब मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं। अकेले तो कई चीज़ें नहीं होती, और ये इस वक्त लड़ने झगड़ने वाला दौर भी नहीं है, इकनॉमिकल दौर है। इकनॉमिक्स को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये इस अच्छा नसीम साहब, क्या
आप इस बात से भी एग्री करते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि एससीओ का जो प्लेटफॉर्म है वो हमें कुछ अरसे से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। 1.5-2 साल पहले अफगानिस्तान के हवाले से एक इजलास उज़्बेकिस्तान ने होस्ट किया, फिर उसके बाद अभी रिसेंट पास में उसने एक और इजलास होस्ट किया जिसमें अफगानिस्तान का मसला ज़ेर बहस आया, फिर अब ये तीसरा एक इजलास होने जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये काफ़ी एक्टिव है और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को भी और दीगर ममालिक को भी? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप खित्ते के मसाइल को समझते हैं या आप उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं, आपने ये नहीं देखना कि भी हमारा मुल्क तो अच्छा जा रहा है, अफगानिस्तान में अगर मसला चल रहा है, अब ये नहीं होता। अगर खित्ते में अमन नहीं होगा तो पूरे खित्ते को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देखें कि जिस तरह अफगानिस्तान की जंग थी, अफगानिस्तान में थी, लेकिन पाकिस्तान ने कितना सफ़र किया, 70,000 से ज़्यादा हमारे लोगों ने शहादत दी, अपनी कुर्बानियाँ दी, उसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान का जो है वो नुकसान हुआ। तो खित्ते में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान ने यही कहा है कि खित्ते में अमन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलके चलें, और एक ये बहुत अच्छा फोरम है, हम सब हमसाया ममालिक के आपस में अगर हम मिलजुल के मसाइल को हल करेंगे तो हमारे तमाम मुल्क तरक्की करेंगे, हमारा आपस में ट्रेड बढ़ेगा, हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं, क्योंकि आप पॉपुलेशन वाइज भी देखें, अगर जो चाइना की आबादी है, भारत की आबादी है, बांग्लादेश की है, पाकिस्तान की है, इन ममालिक की है, आधे से ज़्यादा तो दुनिया इस खित्ते में बस रही है। अगर इस खित्ते को हम जरखेज़ कर लेंगे, हालात को बेहतर कर लेंगे, तो वो दुनिया के लिए भी बेहतर होगा। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, इन द मीनवाइल आफिया सलाम साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगी। आप बाहिर माहौलियात हैं और गहरी नज़र रखती हैं। अहम इजलास है 2 रोज़ा जो कि एससीओ का हो रहा है उज़्बेकिस्तान में, वज़ीर आज़म उसमें शरीक हैं और ख़ास तौर पे माहौलियाती तब्दीलियाँ जो पूरी दुनिया में रूनुमा हो रही हैं, पाकिस्तान उस पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू और जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है वो भी उनके सामने रखेगा। आप क्या समझती हैं कि ये कितना मौसर प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के लिए दुनिया को बताने का कि पाकिस्तान ने एक ऐसी चीज़ का खुमियाजा भुगता है जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। इस बात जिस फोरम की उसमें वो ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो कि दुनिया के बिगेस्ट पोल्यूटर्स हैं, और वो दोनों हमारे हमसाए हैं, एक भारत और एक चीन। तो उस फोरम के ऊपर हमारे जो वजीर आजम हैं, किस कदर वो फोर्सफुली ये चीज कर सकेंगे कि दूसरों का गुनाहों का खुमियाजा हम भुगत रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना कि कभी भी डिप्लोमेटिक लेवल पे आज तक चीन की एमिशंस के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कोई क्रिटिसिज्म गया हो। और भारत पे चले, एक आपका हमारा एक कहा जाता है कि मुआवना रवैया उसके साथ हमेशा से है, लेकिन चीन के सामने भी कभी इस चीज की शिकायत नहीं की गई। तो पाकिस्तान को अपनी मुश्किलात का जरूर वहाँ पे जिक्र करना चाहिए, फोर्सफुली जिक्र करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल हम खमियाजा दूसरों के गुनाहों का भुगत रहे हैं। लेकिन इस फोरम से हमें क्या उससे कोई मदद मिल सकती है? क्या वो ममालिक जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से ट्रिगर हो रहा है कि उसके असरात हम पे आ रहे हैं, क्या वो किसी कमिटमेंट देंगे? तो मैं पॉलिटिकल या इंटरनेशनल रिलेशन की एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई भी बात होगी। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इजहार हमदर्दी भी हो सकता है और इमदाद का वादा भी हो सकता है। तो लेकिन आफिया साहिबा, आप नहीं समझती कि हमदर्दी तो यकीनी तौर पे होती है? इतनी कीमती जानें चली गई, 3-3.5 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं, 10 लाख के करीब मवेशी इसमें जाँ बहक हो गए, बच्चे सफर कर रहे हैं, अभी आफ्टर इफेक्ट्स आप खुद माशाल्लाह काफी मुतहर्रिक है, आप देख रही हैं किस तरह से लोग सफर कर रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान को मौसर तरीके से अपना मुकदमा आगे रखना भी चाहिए, जो कि वजीर आजम रखेंगे भी, और कंपनसेशन की बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो सफर कर रहा है उसमें उसकी कोई रीजन शामिल ही नहीं है? नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं और यही बात तो कह रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चाइना के एमिशंस के ऊपर पाकिस्तान ने कभी कोई क्रिटिकल अंदाज में बात की हो, जो वहां पे फिर वो डिप्लोमेसी आ जाती है। तो ये उस फोरम पे। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिए कि हम जो बात कर रहे हैं कि यूरोप हमें क्या वो रूस से गैस का कोई मुआहिदा हो जाए क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं इसको दोबारा इस बात को कहूंगी कि क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन की एनालिस्ट नहीं हूँ, तो जो एनालिस्ट नहीं होते हैं ना, उनके जहन में फिर किसी और तरह के वो ताने बाने बुनने लगते हैं कि अगर यूरोप को सजा देने की खातिर रूस जिस तरह उसके ऊपर सैंक्शन से और वो गैस डाइवर्ट करता है यूक्रेन की वॉर में यूरोप के साथ की वजह से, तो यूरोप ने तो पहले से ही कोल की तरफ रोल बैक करना कर दिया है, शुरू कर दिया अपनी कमिटमेंट। तो इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज तो और ज्यादा बढ़ेगा, तो उसका खमियाजा तो हम भुगतते रहेंगे।
तो ये तो बिल्कुल के लिए तो हमें जिस चीज पे फोकस करना चाहिए वो वसाइल के लिए हमें के हुसूल के लिए कोशिश करना चाहिए जो हमारे लोगों को क्लाइमेट चेंज का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार करें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट प्रूफ करें और हमारे यहाँ इस चीज की आगाही के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो और उससे निपटने के लिए जो हमारा रिस्पांस मैकेनिज्म है वो मजबूत हो। अभी इतना लेट हमारी इस चीज के लिए रिस्पांस हुई है। मैं अभी आपसे मैं स्काइप पे इसलिए नहीं ज्वाइन कर सकी कि मैं इस वक्त हाईवे पे सफर कर रही हूँ, मैं उसी फ्लडेड इलाके में से आ रही हूँ। यानी अब इसको तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है, फिर भी लोगों की चारपाइयां सड़कों के किनारे हैं। ठीक है, ये क्या हमारा रिस्पांस? लेकिन आफिया साहबा क्या आप ये नहीं समझती हैं, भी नहीं निकाल पाई हैं? ठीक, आफिया साहबा क्या आप ये नहीं समझती हैं कि ये सिर्फ एक अलग पाकिस्तान का मसला तो नहीं है, अब तो ये पूरी दुनिया को लपेट में ले रहा है। आज पाकिस्तान ने बुरी तरह से सफर किया है जिसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि ये अनइमेजिनेबल है, ऐसी तबाही उन्होंने कभी नहीं देखी, पूरी दुनिया में नहीं देखी। तो आपको नहीं लगता आज पाकिस्तान ने सफर किया है, कल कोई दोस्त ममालिक भी उसका शिकार हो सकते हैं, तो आखिर सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, मुश्तरका हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा? देखिए, ये तो जो आपके ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहते हैं, जो आईपीसीसी की होती है, उस पर फोरम है कि उस पे सर जोड़ के सब ठीक। आफिया साहबा की आवाज जी ठीक है, ठीक है। मैं नजमुल साकिब साहब आपकी जानिब आऊंगी, ज़रा ये समझा दीजिएगा कि जिस तरह से हम ये सारे सूरत हाल देख रहे हैं, माहौलियाती तब्दीली भी असरअंदाज हो रही है, तवानाई का बहरान भी है, चेन सप्लाई भी मुतासिर है, फिर जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी अलार्मिंग सिचुएशन आ रही है, ऐसी सूरत हाल में जब रूस हमें यूरोप से ज़रा कटता हुआ नज़र आ रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उसको नए ममालिक की तलाश है, आपको लगता है कि रूस के ज़रिए पाकिस्तान की नीड पूरी हो सकती है, पाकिस्तान की बातचीत से मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए नाजिया, अभी तक जो बातें हुई हैं आपके इस बेहतरीन प्रोग्राम में, उसमें 2-3 चीज़ों पे मेरे करना बहुत ज़रूरी है जी। सबसे पहले तो नसीम सदीकी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ये हमेशा ही बहुत अच्छा बोलते हैं। देखिए, जो ट्रेड है ना इंडिया के साथ, वो हमारी ख्वाहिश है, हिंदुस्तान की भी ख्वाहिश है। ये मामला रुका हुआ है, हमारे एक ट्रेड मिनिस्टर हैं जिन्होंने के हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज्वाइन करना था, उनके वीज़े का मसला पड़ा हुआ है, उनको कई और मसाइल हैं। इस वक्त दोनों ममालिक जो हैं, उनके जो हाई कमीशंस हैं, जो एम्बेसीज हैं उनकी, उनमें सफ़ीर नहीं है। हालात बहुत मखदूश हैं और ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद से जो कश्मीर की सूरत हाल, जो फिर उसके बाद वो उनका जो ब्रह्मोस मिसाइल गिर गया था हमारे पास, टेरिटोरियल वाटर की उन्होंने की है, अभी नंदन आ जाता है कभी, तो हालात ऐसे हैं कि इंडिया को पता है ट्रेड सूट करती है इस वक्त पाकिस्तान को। नसीम सदीकी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसके जो है वो अवामिल नहीं है। इंडिया इसको सियासी तौर पे देख रहा है और वो इस मौजू पे बात ही नहीं करता। दूसरी बात मोहतरमा ने ये की, जो क्लाइमेट चेंज की है, ठीक कहती हैं वो कि पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है एमिशंस में, वो 1% से भी कम है। लेकिन पाकिस्तान पिछले 18 बरस से उन 10 ममालिक में है जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, जिसका एक सबूत हमें ये जो सैलाब आया है इसकी सूरत में नजर आ रहा है, जिसका कि जाहिर है कि अंतोनियो गुतेरेस यहाँ पे आए, वो जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने खुद देखा, सारी रिपोर्ट दुनिया को सब पता है। अब सवाल ये है कि क्या एससीओ के फोरम पे क्लाइमेट चेंज की बात इस तरह से होगी कि पाकिस्तान बताएगा कि जी हम ये चाहते हैं, हमारे साथ मदद कीजिए? ऐसा नहीं है। इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हर बड़े और अहम मौजू पे बात होती है, एक एक पैराग्राफ उन पे अलग-अलग होता है, और क्लाइमेट चेंज पे जो पैराग्राफ होगा उसकी जिस्ट मैं आपको अभी बताता हूं कि हम इसके बारे में जानते हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसकी एमिशंस खत्म होनी चाहिए और क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस प्रोटोकॉल वगैरह पे जो है वो अमल होना चाहिए। मसला ये है, मैं ये क्लाइमेट चेंज पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि आपके सवाल की तरफ आएंगे। मसला ये है कि जिन लोगों ने फैसला करना है, मिसाल के तौर पे अमेरिका ने फैसला करना है, बड़ी ताकत है, P5 का मेंबर है, दुनिया की सुपर पावर है। उसके बाद फैसला करना है चीन ने, उसके बाद यानी इंपॉर्टेंट ममालिक हैं जिसमें रूस आता है, जिसमें यूरोपियन यूनियन आती है, जिसमें हिंदुस्तान आता है। ये सारे के सारे पोल्यूटर्स हैं। मुझे ये बताइए कि इनकी अपनी इंडस्ट्रियों पे
जिनकी वजह से ये धुआं जा रहा है और आपका ये जो ग्रीन जोन है, आपकी जो यानी गैसेज एमिट हो रही हैं, जिससे कि पूरे की पूरी ग्लोबल वार्मिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, ये अपनी इंडस्ट्रियां बंद कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको हैरानी होगी सुन के कि क्योटो प्रोटोकॉल में, जो कि सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है क्लाइमेट चेंज में, उसमें अभी तक अमेरिका ने तो साइन ही नहीं किए। अच्छा, अब उसमें ये कहना कि एससीओ जैसे फोरम पे क्लाइमेट चेंज की बात होगी, ये जरा दूर के ढोल सुहाने वाली बात है। ऐसी बात नहीं होगी, उसमें एक जनरलाइज किस्म की स्टेटमेंट आएगी। ठीक। अब आते हैं एक जनी बात इस प्रोग्राम में हुई कि चीन पर तनकीद। सवाल ये है कि अगर चीन पाकिस्तान का दोस्त है तो उसको दोस्ती का हक भी तो अदा करना है ना। देखिए, चीन अगर कश्मीर पे पाकिस्तान का साथ देता है, यानी चीन अगर आपके सी पैक को आप उसने यानी शुरू किया हुआ है, चीन हर फोरम पे, चाहे वो फैटफ का हो, यूनाइटेड नेशंस का हो, आपके साथ है, तो आपका भी तो कोई बनता है ना कि रेसिप्रोकल बेसिस पे आप भी करें। तनकीद जो है वो मुल्कों की जब होती है क्लाइमेट चेंज के, फॉर इंस्टेंस आप उसकी बात करती हैं फोरम की, उसमें तनकीद नहीं होती। ये कोई दो दोस्तों की बात नहीं है कि जी हमने सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, उसमें बात होती है टेक्निकल लेवल पे। देखिए, ये हमारे मसाइल हैं, दुनिया के ये मसाइल हैं, इस फोरम को ये चाहिए कि ये करे और उसके बाद एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट होता है। बदकिस्मती से क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन, ये दो मसाइल ऐसे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े मसाइल में आते हैं। मसलन अब यानी और लेकिन इन पे जो काम हुआ है वो सबसे कम है। पाकिस्तान को इस सैलाब से खुद निपटना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, ये जो यूएस एड से या यूनाइटेड नेशन से या आप यानी जो कॉल दी है अंतोनियो गुतेरेस ने, उस पे क्या आता है। लेकिन नजमुल साकिब साहब, आप क्या समझते हैं, इतनी बड़ी तबाही आई है, पाकिस्तान के वसाइल दूध हैं और गिरती हुई मईशत को बड़ी मुश्किल से जो 11 अप्रैल से हुकूमत आई है उसने बड़ी मुश्किल से संभाला देने की कोशिश की है और एक कितना बड़ा कैटास्ट्रोफी में हम चले गए हैं, तो क्या अकेला ये पाकिस्तान इससे निपट लेगा? अकेला पाकिस्तान निपट तो नहीं सकता, लेकिन ये है कि सबसे पहले अपने घर को आपने खुद देखना होता है। आप बात कर रही हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, मुझे इस वक्त है क्राइसिस मैनेजमेंट का मसला। मैंने देखना है, ये इन चारपाइयों का जिक्र उन्होंने किया है। अब होता ही है कि जब सैलाब आता है, जब कोई कुदरती आफत आती है, तो वो उससे निपटना किसी भी मुल्क के लिए, एक कतरीना आया था अगर आपको याद हो अमेरिका में, आप उधर जाके देखिए अभी भी वहां पे पानी खड़ा है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप यानी अमेरिका जैसा मुल्क उस पर काबू नहीं पा सका तो पाकिस्तान। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सैलाब से सबसे पहले नबरदाजमा मैंने होना है, मैंने अपने लोगों को बचाना है। और आपको खुशी होगी ये सुन के कि पाक फौज के साथ साथ जितनी तंजीमें हैं, मेरा दोस्त है वो डॉक्टर अमजद साकिब जिसकी अखुवत है, सबसे पहले वो लोग पहुंचे थे वहां पे। फिर हमारे में जो एक स्प्री दे कोर है कि हमारे लोग दूसरे अपने लोगों को मुसीबत में देख के फौरी तौर पे मदद के लिए आते हैं। दुनिया की मदद तो बाद में पहुंचेगी। देखिए ना, अगर आपके घर को आग लगी है और आप फायर ब्रिगेड का इंतजार कर रहे हैं, आपने पहले उस आग को खुद बुझाना है। हाँ, ये हुआ है और ये बहुत कम हुआ है। आपने ठीक कहा कि अगर अंतोनियो गुतेरेस यहां आता है खुद, नॉर्मली वो किसी छोटे से अफसर को यानी भिजवा देते हैं, जाओ यार जाके देखो और बाद में रिपोर्ट दो। वो उनका खुद इधर आना, खुद जायजा लेना, बलूचिस्तान का जाके सब यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी बातें करना, जायजा लेना, इसका मतलब यह है कि दुनिया के 200 के करीब ममालिक जिनका वो सरबराह है यूनाइटेड नेशंस का, उससे ज्यादा आप कहां जा सकते हैं। लेकिन ये मदद पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। बीच में हमने जानें बचानी है, इन चारपाइयों के ऊपर हमने छत लगानी। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं, साथ रहिएगा। जुनून की हद जहां खत्म होती है, हमारा खेल वहां से शुरू होता है। हर बाजी ऐसे खेल के धरती का भी दिल हिल जावे। जो चाहे मन तेरा बेटे, वो सबका सब मिल जावे। हो किस्मत तेरी मुट्ठी में, बंद मुट्ठी को तू खोल। हर खेल मुयस्सर तुझको, तू खाली मुंह
से वो भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट। बनाएंगे, पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ खेल होगा, हमारे लिए तो लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 04211113337। अ प्रोजेक्ट ऑफ अल जलील डेवलपर्स। 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से और बकाया 5 साल की आसान अक़सात। माहाना किस्त 11,000 रुपए से। बरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस। 04211113337। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से। माहाना किस्त सिर्फ 11,000 रुपए से। बरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस। 04211113337। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी कि किस तरह से माहौलियाती जो असरात हैं, जिस तरह पाकिस्तान मुतासिर हुआ है, एससीओ का प्लेटफॉर्म किस हवाले से जो दीगर चैलेंजेस हैं उसके साथ साथ इस मसले पर भी पाकिस्तान आवाज़ उठा सकता है और दीगर ममालिक भी इस पर बात कर सकते हैं ताकि एक मुश्तरका लाहेअमल तैयार किया जा सके। आफिया ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। नसीम साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन आफिया पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह से आप भी बता रही हैं कि ये कोई पूरी तरह हल नहीं निकाला जा सकता, पाकिस्तान को जो है वो अपने मसाइल को खुद देखना होगा। अगर इंडिविजुअली हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम क्या मेजरमेंट ले सकते हैं कि खुदा न खास्ता जो अभी हम जिस कैटास्ट्रफी से गुजर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में दोबारा हमें फेस करनी पड़े तो जानी नुकसान कम हो और माली नुकसान भी कम हो, किस तरह से हम क्या मैकेनिज्म बनाए, क्या मुश्तरका लाहेअमल बना सकते हैं अपने मुल्क के अंदर रहते हुए? देखिए, मैंने जैसे मुझे नहीं मालूम कि किस वक्त लाइन ड्रॉप हुई थी और मेरी कितनी बात आपने सुनी थी जी। मैकेनिज्म जो है क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान नहीं चेंज कर सकता, ये एक आलमी मसला है और हमारा ये क्रिएट किया हुआ मसला नहीं है। हमें अपने लोगों को बचाने का बंदोबस्त करना चाहिए, अपने लोगों को उन जगहों पे, इसकी एक हमारे यहाँ वल्नरेबिलिटी मैपिंग होनी चाहिए जो कि हुई भी है, उसको ना आम लोग जानते हैं ना हमारे ऑफिशियल्स पूरी तरह उससे वाकिफ हैं कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ लोगों को आबाद नहीं होने देना चाहिए और जो जिनको आबाद वहां नहीं होने देना चाहिए, जहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो आखिर उनको उठा के कहीं ऐसे तो नहीं फेंक देना ना। किसी स्ट्रैटेजी के तहत उनको वहां से हटाना है। उनको जैसे दरियाओं के पेट में बैठे हुए हैं लोग, हमारे यहाँ तो इस वजह से भी हम बात हुई है ना कि रेले के अंदर बह गए, जो पे दरिया तो अपने ही रास्ते में बहेगा, दरिया ने किसी और जगह का रास्ता नहीं तादाद। और ये हिल टॉरेंट से आए हैं इस दफा जो बारिश आई है, इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये गैर मामूली ज्यादा बारिश हुई है, इसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारे शहरों में ड्रेनेज नहीं है, हमारे देहाती इलाकों में ड्रेनेज नहीं है कि जमीनों के अंदर पानी खड़ा है तो खड़ा है क्योंकि सड़कें ऊपर बनी हुई हैं, सड़कों के नीचे कल्वर्ट्स नहीं है, सड़कों के नीचे निकास का कोई रास्ता नहीं है कि कहीं पे अगर नशिब। तो हमारी एक तो ज्योग्राफिकल मजबूरी है, हमारा मुल्क इस तरह का है कि हमारे यहाँ जो आपके नॉर्थ से और साउथ आ रहा है, ग्रेडियंट है उस तरह का कि आप जब लोअर पंजाब और सिंध में आते हैं तो बिल्कुल फ्लैट है। आई नो कि सिंध के ऊपर बहुत बात होती है कि यहीं पे क्यों इतना होता है, इनका कोई इंतजाम नहीं है। जरा ज्योग्राफी थोड़ी सी पढ़ लें लोग कि सिंध की जमीन का सी लेवल से बहुत कम ग्रेडियंट है, तो पानी तो वहीं खड़ा होगा। हाँ, उसमें जो प्लानर की जो कोताही है वो ये कि जो सड़कें बनाते हैं वो ऊंची बनाते हैं, उसके नीचे से निकास का रास्ता नहीं देते तो महीनों पानी खड़ा रहता है। तो फिर क्या कर सकते हैं हम? एक तो ये कि लोगों को उन जो वल्नरेबल जगह है वहां ना रहने दिया जाए, या कम अज कम अगर वहां वो रोजगार करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग दरियाओं के पास ही रहते हैं। तहजीब हमारी जो सबसे एक पुरानी तहजीब दुनिया को हमने दी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, लेकिन उसमें ये दरिया से फायदा उठाते हैं, दरिया की जरखेजी में खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन जब उसमें बहाव ज्यादा होता है तो वो हट जाते हैं, वहां उनके घर नहीं होते। वो उनका क्रॉप साइकिल इस तरह का होता है जिसमें उन्हें पता है कि इस वक्त हम बुआई करके इस वक्त कटाई करेंगे, उसके बाद ये जगह जो है वो दरिया ले लेगा क्योंकि दरिया की जगह है। ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमने बड़ी बड़ी इमारतें दरिया के अंदर उलटते गिरी हैं जैसे वो कोई स्ट्रॉ की बनी हुई हो। ठीक है, मतलब आप कह रही हैं प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ, ठीक है, प्लानिंग के साथ चीजों को आगे लेकर चलना होगा और साथ ही साथ अपने ग्लेशियर्स पे भी नजर रखनी होगी क्योंकि पाकिस्तान के पास 7,200 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिघलना शुरू हो गए हैं माहौलियाती तब्दीलियों के बायस, जिसकी वजह से हम ये मसाइल का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। नसीम साहब, अभी सबसे पहले जिस तरह से एम्बेसडर साहब ने बात की
एससीओ का प्लेटफॉर्म जो है वो जाहिर सी बात है मुकम्मल तौर पे किसी मसले का हल नहीं निकाल सकता। जो ममालिक इसमें शामिल हैं जिसकी वजह से ये मसाइल हो रहे हैं उनको ये गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से मुश्तरका आवाज़ बुलंद की जा सकती है? उन ममालिक को ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में मज़ीद भी सफ़र कर सकते हैं दीगर ममालिक आपकी इंजन की वजह से, या जो आप काम कर रहे हैं तो उसमें कोई मुतबादल लेकर आएँ, कोई चेंज लेकर आएँ, कोई हिकमत अमली बनाएं ताकि जो दीगर ममालिक हैं वो कम से कम इफेक्ट हो? बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए, मुश्तरका जब तौर पे ये चीज़ों को लेके चलेंगे अपने मसाइल को, तो मिलजुल के उन मसाइल को हल करने में बड़ी आसानी होगी। ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, जैसे हम कहते हैं कि भाई खित्ते में अगर किसी एक मुल्क में आग लगी हुई है या वहाँ पे जंग चल रही है तो पूरा खित्ता उससे अफेक्ट होता है, इकनॉमिकली भी अफेक्ट होता है, दूसरे तरीके से भी होता है। तो ये इस वक्त जो हमारे लिए एक वार्निंग है वो ग्लोबल वार्मिंग है। आप देखेंगे पाकिस्तान में किस तरह से सैलाब आया कि पूरे के पूरे गाँव डूब गए इसके अंदर। तो हमें इसके ऊपर बिल्कुल काम करना है। जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा, उससे पहले नजमुल साकिब साहब ने बताया कि पॉपुलेशन भी जो है ना ये एक बॉम्ब की तरह ये बढ़ते ही चली जा रही है। और फिर जिस तरह दरिया के किनारे आबादियाँ होती हैं, फिर दूसरी बात ये कि ट्री प्लांटेशन हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है। ट्री प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा डैम्स बनने चाहिए। मतलब इसके ऊपर आपको सीरियसली होकर बैठ के बात करनी पड़ेगी। और जो आपने सवाल किया कि तमाम जो ममालिक हैं इसके शंघाई तंजीम के, ये क्या मदद कर सकते हैं, ये यही मदद कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट्स यहाँ बनना चाह रहे हैं वो हमारे साथ प्रोजेक्ट्स बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर कोई उनको हमारी तरफ से चाहिए है ताउन, तो वो किया जा सकता है। तो ये सब मिल के आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ इज़ अ प्लैनेट और इस प्लेनेट को हम सब ने मिल के बचाना है। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर पाकिस्तान में ज़्यादा इस वक्त सैलाब आ गया तो कल किसी और मुल्क में भी ये सूरत पैदा हो सकती है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त तमाम इख्तलाफात भुला के शंघाई तंजीम को अपने इलाके के खित्ते की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, बेहतरी की सोच रखनी चाहिए। और जब सब मिल के चलेंगे तो फिर ज़रूर हालात जो है ना बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, एक तो फूड सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी कंसर्न है। आपको क्या लगता है दुनिया इस हवाले से कितनी संजीदा है? ख़ास तौर पे इस प्लेटफॉर्म पे जब ये बात होगी तो आपको लगता है कि कोई हिकमत अमली, कोई प्लान सामने आएगा कि इस बहरान से कैसे निपटा जाए? क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंसर्न इसमें शो किया जा रहा है। देखिए, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह सिंध में सैलाब आया, सब फसलें तबाह हो गई हैं। आने वाले दिनों में वहाँ फसलें आप लगा नहीं सकते, तो आपके पास अजनास कहाँ से आएंगे? हर मुल्क के अंदर अपने हिसाब से चल रहा है। तो ये फूड सिक्योरिटी आने वाले दिनों में बहुत मसाइल खड़े कर सकता है। इसी की वजह से हमें अगर एक दूसरे के साथ ताउन करके चलेंगे तो हम अपने हमसाये मुल्कों से इस किस्म की चीज़ें जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ पैदावार होती है या हमारे यहाँ एक्सेस में होती है वो हम उनको दे सकते हैं। इससे ज़रा मुबादला भी आएगा, मुल्क तरक्की भी करेगा। तो ये आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी एक बड़ा सीरियस मैटर है। तो ये जो इस वक्त तंजीम बैठी हुई है, जो इनकी गुफ्तो शनीद हो रही है, उसमें यही जिस तरह फूड सिक्योरिटी का मसला है, क्लाइमेट चेंज का मसला है, इन चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई लाएमल तय होना चाहिए। और ये सिर्फ नहीं कि एक अपना ये मीटिंग हुई और उसके बाद ख़त्म हो गई, फिर अगले साल का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। बीच में छोटे छोटे डेलीगेशंस भी मुल्कों में जो है वो एक दूसरे के आने चाहिए और इन चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए और देखना चाहिए कि जो बातें मीटिंग्स में हुई थी उनमें क्या प्रोग्रेस हुई है, ताकि उसको जो भी कमी पेशी है उसको दूर किया जा सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एम्बेसडर साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। इस एससीओ के प्लेटफॉर्म में ऐसे ममालिक भी शामिल हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से रिफ्ट चली आ रही है। मिसाल के तौर पे आर्मीनिया, अज़रबैजान भी इसमें शामिल हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं चीन, इंडिया के मामलात हम देखते हैं, फिर रूस के दीगर ममालिक के साथ जो इश्यूज़ चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बड़ा ही मौसर प्लेटफॉर्म होगा अगर ये सारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चले, कम से कम बैठकर बात करें और जो भी मसाइल हैं, जो भी रुकावटें हैं उसको दूर करने की कोशिश करें ताकि चीज़ें जो है वो स्मूथली आगे चल सकें? देखिए, आर्मेनिया और अज़रबैजान का जो मसला है नगोर्नो कराबाख का, बुनियादी तौर पे उस पर तो एक जंग हो चुकी है। ठीक। इत्तेफाक से ये दोनों ममालिक जो हैं वो एससीओ के मेंबर नहीं हैं। ठीक। लिहाजा इस मौजू पे तो शायद बात इसमें शायद ना हो सके। हाँ। एक टेक्निकल लेवल पे आपको और आपके करोड़ों नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि जब ये सरबराहान किसी इस तरह की रीजनल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं तो इन्होंने सिर्फ वहां जाना होता है। इससे पहले सारा काम हो चुका होता है। मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि सबको पता होता है कि जी सालाना इजलास होना है, तो सबसे पहले सीनियर ऑफिशियल्स मिलते हैं, उसके बाद सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स मिलते हैं जो फॉरेन सेक्रेटरीज नॉर्मली होते हैं, उसके बाद इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है जो फॉरेन मिनिस्टर्स इनके मिलते हैं, या अगर इन्होंने कोई ट्रेड की बात करनी है तो इनके जो कॉमर्स मिनिस्टर्स हैं वो मिलते हैं।
जब बात आती है मसलन जो कि इस वक्त इजलास है, उस वक्त सारी चीजें तय हो चुकी होती हैं, हत्ता कि जो फाइनल डेक्लेरेशन होती है, हाँ। जो कि इस एससीओ की 2 दिन बाद हमारे सामने आएगी, उसका ड्राफ्ट सारे ममालिक में जा चुका होता है, और शायद कोई 1% या 1-2 चीज जो कोई नई निकले वो बीच में डाली जाती है। ठीक है। अब ये है कि इसमें जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी एससीओ के ऊपर जो अमेरिका की खास तौर पे नजर है, अमेरिका तो इसका यानी मेंबर नहीं है, यूरोपियन यूनियन की जो नजर है वो है सदर पुतिन की मुलाकात प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। ठीक। इन दो सरबराहान की जो यानी मुलाकात है, उसमें जो चीजें हैं वो बड़ी अहम। मिसाल के तौर पे यूक्रेन वॉर पे बात हो, ये दोनों ममालिक जो है आपस में करेंगे मिलके, ये सरबराहान बैठ के बात करेंगे कि भाई हमने यूक्रेन वॉर का आखिर करना क्या है, रूस भाईजान आप क्या चाहते हैं, और चाइना से आप किस तरह चाहते हैं। दूसरा है आपकी कोल्ड वॉर जो शुरू हो चुकी है अमेरिका और चाइना की, अमेरिका और रूस की, और ये एक बहुत खौफनाक किस्म की जो है वो ट्राइएंगल है। और इसमें अगर आपको पता हो तो ताइवान का जो वाकया पेश आया है नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद, उससे आपके पूरे जो आपका साउथ चाइना सी है उसमें एकदम से हलचल आ गई है। तो ये तो हुए दो आपके यानी बिल्कुल बुनियादी जिन पे के वो बातें जिन पे कि ये दोनों सरबराहान जो इन्होंने बात करनी है, और उसके बाद एक स्टेटमेंट्स कुछ सामने आएंगी जिनका अमेरिका को इंतजार है। और अमेरिका की जो हेजेमनी जिसको हम बोलते हैं कि वो जिस मुल्क में चाहे जो करना चाहता है वो कर लेता है, उसके ऊपर भी बात होगी। तो लिहाजा ये मीटिंग का हम इंतजार करते हैं कि इसमें से क्या निकलेगा। बाकी जो डिक्लेरेशन है वो तो आपको मैंने बता दिया कि उसकी जो यानी मुज़मिरात हैं उन पे पहले बात हो चुकी होती है। पाकिस्तान के एंगल से, जी जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के एंगल से जी, उसमें यह है कि इसमें सिर्फ शिरकत ही कर लेना, मैं देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इस अहम और नाजुक मौके पे शिरकत कर लेना ही बड़ी अहम बात है। और खास तौर पे जबकि यूनाइटेड नेशंस का इजलास जो है वो 23 सितंबर को शायद प्राइम मिनिस्टर यानी न्यूयॉर्क भी जाएंगे, तो उसका भी कुछ बेस बनती है। दूसरी बात इसमें यह है कि बिफ्ता इस्माइल साहब वहां पे मौजूद हैं। इसका मतलब है कि वो अपने लेवल पे जो ये 8 ममालिक हैं माइनस इंडिया, उनके जो मिनिस्टर्स वहां पे आए हुए हैं उनसे आपकी यानी वर्किंग रिलेशनशिप के लिहाज से वर्किंग लेवल पे बात होगी। फॉरेन मिनिस्टर वहां पे मौजूद हैं हमारे जरदारी साहब, उसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पे मौजूद हैं। इनकी मीटिंग्स इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट मीटिंग है इनसे हट के होती है, और असली नतीजे जो निकलते हैं वो इनसे निकलते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे ये तीनों मिनिस्टर, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी वहां पे मौजूद हैं कि सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी, इन तीनों एंगल्स पे जो कि मतवा नजर है इस एससीओ का, इन पे बात होगी। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वापस आके कोई एक आध खुशखबरी कौम को ज़रूर सुनाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा नसीम साहब, जिस तरह से अभी एम्बेसडर साहब ने भी फरमाया, पाकिस्तान की जो मईशत के हालात हैं, ख़ास तौर पर सैलाब के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल सूरत हाल में एक बार फिर हम गिरफ्तार हो गए हैं। ऐसी सूरत हाल में हमने देखा कि वज़ीर आज़म की जितनी भी सदूर से मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात की बात की, तिजारत की बात की, उसको फ़रोग़ देने की बात की है। आप क्या समझते हैं कि सरमायाकारी के आने से और ये जो मुआहिदात होने से जो रीजनल कंट्री से पाकिस्तान की मईशत को किस हद तक संभाला मिल सकता है? देखिए, कोविड के बाद से पाकिस्तान की मईशत का बहुत बुरा मसला पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, और हमने IMF की जो लोन है इससे जान छुड़ानी है। जो भी वज़ीर आज़म आते हैं वो यही कहते हैं कि हम इंशाल्लाह इससे जान छुड़ा लेंगे, क्योंकि ये जो लोन लेना होता है, क्रेडिट लेना होता है, ये हमेशा वक्ती तौर पे आप और मैं भी बैंक में अगर जाते हैं किसी ज़रूरत के तहत और हम लोन लेते हैं, हमारी कोशिश होती है कि इसको जल्द अज जल्द उतार दें। ट्रेड हमें चाहिए, हमें एक्सपोर्ट चाहिए, हमें बड़े ऑर्डर्स चाहिए। जितना हम अपना डॉलर कमाएंगे, हम अपने रेवेन्यूज़ को बेहतर, FBR अच्छा परफॉर्म करेगा, और उसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट्स अपनी करेंगे तो उससे दो फ़ायदे होंगे। उससे एक तो ये होता है कि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर के लिए जगह निकलती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, खुशहाली आती है मुल्क के अंदर, और एक्सपोर्ट्स करेंगे तो आपको डॉलर आएगा। तो जितने आप ममालिक के साथ अपने ट्रेड के रवाबित बढ़ाएंगे उतना ही पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगी।
आएगी। बिल्कुल ठीक। नसीम साहब, क्या हम ये भी सोचें कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो इस एससीओ के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आगे लेके चलें कि मिसाल के तौर पे कि एक दूसरे को मजबूत कैसे करना है, सरमायाकारी को फ़रोग कैसे देना है, तिजारत को फ़रोग कैसे देना है। हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने जितनी मुलाकातें की उनका फोकस भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर है जो कि मईशत के इर्द गिर्द घूमती हैं, क्योंकि ये भी हमारा भी मसला है, दीगर कंट्रीज़ के साथ भी इशू है आफ्टर कोविड, जिस तरह आपने बात की। तो आपको लगता है कि कोई लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए इन कंट्रीज़ को बैठकर, ताकि इस मसले से निकला जा सके? देखिए नाज़िया, सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और एक आज़ाद मुल्क के अंदर हम सांस ले रहे हैं। आपको याद होगा कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने कहा था कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी किया जाए। उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को आगे लेके चला जाए, और पाकिस्तान को ज़रूरत भी इस चीज़ की है कि आप इत्तेहाद और यगानत के साथ आगे चलें। और जितने भी कंट्रीज़ आपके हैं, जिनके जो ये शंघाई तंजीम में 8 ममालिक शामिल है, इसके अलावा यूरोप है, अमेरिका है, दुनिया भरी पड़ी है। अभी हमारे अफ्रीका में नजम साकिब साहब बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वहाँ पे हमारा कोई भी काम नहीं। तो अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाए और एक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शन जब भी होते हैं, एक मुंतखब हुकूमत आ जाए तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, उसको पता होता है कि 5 साल के लिए ये हुकूमत मौजूद है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आनी चाहिए, और वो तभी आ सकती है जब तमाम पॉलिटिशियंस आपस में मिलजुल के बैठे और पाकिस्तान की बात करें। जब पाकिस्तान इन मामलात से निकल जाएगा, ग्रोथ की तरफ चला जाएगा, आप अपनी पॉलिटिक्स भी कर ले। तो जिस तरह इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहे हैं, तमाम ममालिक के दौरे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात मज़ीद बेहतर होंगे, हमें एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स मिलेंगे, और जब आप अपने एक्सपोर्ट्स बेहतर कर लेंगे तो पाकिस्तान के जो इकनॉमिक्स के इस वक्त मसाइल चल रहे हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। ठीक। नजम साकिब साहब, जिस तरह से नसीम साहब ने फरमाया कि जो हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें भी ठहराव ज़रूरी है, हमारा जो पीस है वो भी बड़ा ज़रूरी है, सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। क्या सर आप भी ये समझते हैं कि बेशक दुनिया के साथ सारे माहदे करके आ जाएं आप और सारी बातें मईशत के हवाले से कर लें, सरमायाकारी की बात कर लें, तमाम बातें कर लें, लेकिन अगर पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा मुल्क तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सरमायाकारी होगी नहीं, लोग आएंगे नहीं, ट्रस्ट ही नहीं करेंगे? देखिए, मेरे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, वो बड़ी एक अजीब व गरीब नौइयत की है। मिसाल के तौर पे जापान में, मुझे नहीं पता कि आपको पता है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है। वहां पे हर तीसरे चौथे महीने प्राइम मिनिस्टर बदलता है, लेकिन इकोनॉमी चलती रहती है। हमारे यहाँ ये है, और हमारे जैसे ममालिक में, जिसमें कि हिंदुस्तान भी शामिल है, ये खित्ते के सारे ममालिक शामिल हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी कोई वक़्त नहीं रखती, आप कोई फॉरेन पॉलिसी बना ही नहीं सकते जब तक आप में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। देखिए, आपके जो दूसरे ममालिक से ताल्लुकात होते हैं, वो उनको हम कहते हैं जी ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी। फॉरेन पॉलिसी के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं। उनमें से सबसे पहले ये है कि आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, और तमाम सियासी पार्टियां मुत्तफिक होके, या मेजॉरिटी जो है वो मुत्तफिक होके यानी कहती हैं कि दूसरे ममालिक के साथ हमें ऐसे ताल्लुकात रखने हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है, जो ही आप अपोजिशन में जाते हैं तो आप समझते हैं जी ये सैलाब आ गया, कश्मीर का मसला आ गया, ये तो हुकूमत का काम है। होता ये है कि मैं हैरान होता हूं कि जब आप अपोजिशन में जाते हैं तो आपको कौन रोकता है कि सैलाब ज़दगान की मदद ना करें। आप क्यों कहते हैं कि जी हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत वो नहीं कर रही, पांचे ऊपर करके आगे जाते क्यों नहीं है? और जब आपकी अपनी हुकूमत आती है तो आप करते हैं। तो मेरे यहाँ की जो सियासी जो यानी इस्तेहकाम है, उसकी जो कमी है, उसके बड़े एंगल्स हैं। फिर ये है कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक ये दो चीजें आप में मौजूद ना हो। नंबर एक, कि आप वक्त पे किसी और मुल्क की मदद कर सकते हैं, आपकी मजबूत होगी फॉरेन पॉलिसी। नंबर दो, कि आप किसी किस्म का जो नुकसान है वो किसी और मुल्क को पहुंचा सकते हैं अपनी मर्जी से। ये दो चीजें अगर नहीं है, पहली चीज में आती है आपकी इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, देखिए ना, जापान के पास तो एटम बम नहीं है, लेकिन वो बड़ी उसकी जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी है। इसी तरह से कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि जिनके पास बहुत ज्यादा वसाइल हैं। अभी यानी अफ्रीका की इन्होंने बात की, नसीम सिद्दीकी साहब ने, नाइजीरिया तेल से भरा हुआ है, लेकिन वहां पे इतनी अबतरी है, इतनी सियासी वो यानी गैर मुस्तहकम है वो, कि वो अपने उससे फायदा नहीं उठा रहे, और इतनी भूख और नंग है। यानी मतलब क्या हुआ
अच्छा। सियासतदानों को जिन्होंने हुकूमतें चलानी है, ठीक है। उनको सबसे पहले ये सोचना है कि ये मुल्क हमारा है, हमने सिर्फ 3 साल 5 साल के लिए हुकूमत नहीं करनी, और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि ये सारे मिल बैठ के देखें कि भाई आपस के ताल्लुकात तो हमारे चलते रहते हैं, जरा देख लो यार इस वक्त इस मुल्क के क्या मसाइल हैं दुरुस्त, और दुरुस्त। उसको मिलजुल के हल किया जाए। ठीक है, बिल्कुल खुशी ठीक। की बात आपको बताऊं, जी जी। खुशी की बात यह है कि पार्लियामेंट मेरी में जब कभी भी कश्मीर की बात हुई तो यूनानी मसलित सब ने कहा कि हाँ जी कश्मीर हमारा बुनियादी मसला है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे कि सारे जो हमारे पॉलिटिशियन, सारी सियासी पार्टियां मुत्तफिक हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं उनमें मुत्तफिक होना बड़ा जरूरी है, और वो बिल्कुल मुझे दुरुस्त। नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बाहर के मुल्कों में ये है कि यार हमने इस्लामाबाद से बात करनी है, हाँ। फलानी इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, मुआहदे की बात करनी है, ये हुकूमत कितनी देर तक रहेगी? बिल्कुल तो दुरुस्त। आपको अच्छा, मैं सबसे पहले ये देखना है जी, जी। कि आपके इस्लामाबाद में एक मुस्तहकम हुकूमत हो बिल्कुल जिसको दुरुस्त। अवाम की जो है वो यानी सपोर्ट हासिल हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा नसीम साहब, बस टाइम है, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये दो अहम इशू पे भी आप ज़रा रोशनी डालिएगा। एक तो अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के बहुत से मसाइल हैं जो जूं के तू पड़े हुए हैं, रिकग्निशन का मामला हो या दीगर मामलात हों। दो कॉन्फ्रेंसेस जिस तरह मैंने पहले बताया उज़्बेकिस्तान में इस हवाले से हो चुकी हैं, ये तीसरी है। क्या इस हवाले से भी कोई बात, कोई पेशरफ सामने आ सकती है? कश्मीर के हवाले से भी ज़रा बता दीजिएगा। देखिए, कश्मीर का मसला तो बहुत पुराना हो गया और आलमी मसला इस पर उठना चाहिए। अभी जिस तरह UNGA में जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वहाँ जाके डेफिनेटली कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएंगे और तमाम इस्लामी ममालिक को भी आवाज़ उठानी चाहिए। वहाँ जिस तरह ब्रुटैलिटी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आपने की अफगानिस्तान की। देखिए, अफगानिस्तान का मसला वही पहले वाला मसला कि जब उसके साथ रशिया की जंग हुई थी, उसके बाद आपने मुजाहिदीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया था, तो वो दहशतगर्द तंजीमों में डाइवर्ट होना शुरू हो गए थे। अभी भी अगर आप उनके पैसों को ब्लॉक करेंगे, अफगानिस्तान के मसले को सीरियस नहीं लेंगे, तो फिर वहाँ पे जो दूसरी तंजीमें वो आना शुरू हो जाएंगी। वो उनकी भूख के लिए जो उनको ज़रूरियात है वो अगर पूरा करेंगी तो फिर अपने दूसरे काम भी वहाँ पे लेंगी। तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान का बहुत सीरियस मसला है, क्योंकि आप देखें कि अमेरिका 20 साल वहाँ पे बैठा रहा, फिर भी शायद मसाइल हल नहीं कर सका। लेकिन अभी भी जो भी वहाँ पे हुकूमत है, बाकी बैरून ममालिक को चाहिए कि उनको तस्लीम कर ले, वहाँ पे इलेक्शन करा दे, आवाम जिसको चाहती है वहाँ पे उनको ले आए। लेकिन वहाँ पे जो उनकी रसद है वो बंद नहीं होनी चाहिए, उनको दुनिया से काट के नहीं रखना चाहिए। अगर हमने यही गलती दोबारा दोहराई तो फिर अफगानिस्तान में कोई ना कोई ऐसे मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे जिससे दुनिया में जो है वो तबाही मचना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। नजमुल साकिब साहब, टाइम में बस बिल्कुल खत्म है, सिर्फ अगर 2 लाइनर्स अगर आप मुझे बता सकें कि अफगानिस्तान की भी रिप्रेजेंटेशन है इस इजलास में, तो आपको लगता है कि इस हवाले से भी कोई हिलजुल होगी, कोई मसले का कोई हल या कोई पॉलिसी इस हवाले से भी रीजनल कंट्रीज अपना कोई किरदार अदा करती हुई नजर आ रही हैं आपको? देखिए नाजिया, अफगानिस्तान SCO का मेंबर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक रीजनल मसला है, खित्ते का मसला है, ठीक है, बात ठीक है। डेफिनेटली होगी, और उसमें जो मसले का हल है जी, वो जी। काबुल अंदर है, अच्छा, मेरे पास पास है और अमेरिका के पास। बिल्कुल ठीक। अच्छा, टाइम में बस बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब, आप हमारे साथ रहे, वाइस स्काइप आपने ज्वाइन किया। नसीम सिद्दीकी साहब आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया, आपने तजिया पेश किया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।